ऊपर ऊपर होगा वो कंटेंट वाला पेज। हाँ बस यही। All right, so basically in this subject there are 3 blocks. The first block is ideas of India. The second block is institution and process and critics. So if I define these blocks in terms of tree, तो जो roots हैं इस tree की वो है block 2. और अगर मैं define करूँ stems, तो stems ये block 1 है और जो leaves हैं वो block 3 हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी अगर हम लोग ब्लॉक 2 को पहले डिस्कस करेंगे तो इट विल बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस. तो इसीलिए मैंने ब्लॉक 2 का यूनिट 4 दैट इज विलेज इंडिया आज प्रिपेयर किया है, जो हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे आज. तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम पहले यूनिट 4 कवर कर रहे हैं? नो. ऑलराइट, सो इसको थोड़ा आगे स्क्रॉल कर दो नोट्स पे. ओके दैट्स इट बस. तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या एग्जैक्टली, लाइक छोटा सा इंट्रोडक्शन. सो हमें यूजुअली पता है दैट अगर मतलब बुक के हिसाब से चले तो बुक में ऐसे लिखा है दैट 60% ऑफ पीपल आर लिविंग इन विलेज. एंड अगर मैं 60% में से भी ऑन 40% की बात करूँ तो यूजुअली पीपल आर डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर. ये तो फैक्ट है, इवन ये सबको पता होगा कि विलेज में यूजुअली जो अगर हम लोग ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो विलेज ही वो एग्रीकल्चर ही होती है. ये चीज हम इसमें आगे थोड़ा और पढ़ेंगे. उसके बाद हम विलेज के बारे में ये एग्जामिन करेंगे कि विलेज सोशल यूनिट किस तरीके से है, उसकी इकोनॉमिक यूनिट किस तरीके से है और पॉलिटिकल यूनिट किस तरीके से है. सो हम ये तीनों चीजों को एक एक करके ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे. उसके बाद अब थर्ड पॉइंट है दैट इज पंचायती राज सिस्टम. ये भी हम लोग एक अलग पॉइंट पे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे. सो ये सब चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अब हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट शुरू होती है इज इंडियन विलेज मिथ्स एंड रियलिटी. ये थोड़ा सा आगे बस ये. हाँ, सो दैट इज मिथ्स एंड रियलिटी. सो कोई मुझे बता सकता है मिथ क्या होता है? मिथ क्या होता है, मतलब ऐसे ही आपको थोड़ा पता हो और नहीं पता तो आई विल टेल यू. Stories which are not very true but folklore, things like that. Yeah, basically you are right Sunaina. Myths are the false perception. अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में डिफाइन करूँ तो ये फॉल्स परसेप्शन होते हैं जो कि होते भी हैं पर नहीं भी होते. लोग वो करने से डरते हैं कि भाई ये नहीं तो ये हो जाएगा. दिस इज द मिथ. हम इंडियन विलेज के मिथ और रियलिटी इन डेप्थ में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसकी बिलीव्स क्या है, रियलिटी क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब हमें इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? जो हम ये अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं ये हमारे पास रिसोर्सेस आए कहाँ से? तो हम ये तो नहीं कहेंगे इग्नू से आए हैं, ऑब्वियस सी बात है इग्नू ने भी कहीं से छापे होंगे इसमें. सो वो चीजें हमें हिस्ट्री की बुक से मिलती हैं. सो उसी में एक बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ था दैट इज अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र ये बुक लिखी गई थी चाणक्य के थ्रू. चाणक्य बहुत चतुर इंसान थे, वो काफी क्लेवर थे. तो उन्होंने इस बुक में क्या डिफाइन किया था? उन्होंने इस बुक में मतलब पूरी चीजें बताई थी अबाउट किंग की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, जो किंग है उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन डू और डज होने चाहिए, और साथ में किंगडम में रहने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें हमारी अर्थशास्त्र में प्रोवाइडेड थी. अब इसी से जुड़ा मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ छोटा सा. पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बुक में रूल्स लिखे हुए हैं ना ये पर्टिकुलरली बहुत फॉलो होते थे. जैसे अगर हमने वॉर करनी है, जैसे ए राजा जो राजा ए है और राजा ए को राजा बी की लैंड चाहिए, ठीक है. स्पेशली लैंड पे ही वॉर हुआ करती थी कि अगर तुम्हें किसी की लैंड चाहिए, किसी का वो एरिया लेना है तो तुम्हें वॉर करके वो लेना होगा. ये नॉर्मल डिस्कशन पे तो कोई अपना एरिया वैसे देगा नहीं.
तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग लेटर भेजते थे, जैसे ए को बी की लैंड चाहिए तो ए वाला बी को एक लेटर देगा कि भाई तुम वॉर के लिए रेडी हो जाओ और मैं अब तुम्हारी लैंड लेने के लिए आने वाला हूँ। तो वहां से अगर राजा मना कर देगा तो ऑब्वियसली बात है वो उसकी रिस्पेक्ट जो है वो घट जाएगी उसके बाकी के जो उसके लोग हैं उसके सामने। तो उस चुनौती को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था और फिर वो लोग वॉर होती थी उनकी। तो जब उनकी वॉर होती थी तो वॉर का ये था कि जैसे ही सूरज ढलेगा, जैसे ही शाम होगी, किसी को भी मतलब वॉर बिल्कुल एंड हो जानी चाहिए। ये एक रूल बनाया गया था जो कि इस बुक के अंदर मेंशन था। तो अगर मैंने एक और स्टोरी सुनी थी, उसमें ये था कि एक राजा की इस तरीके से लड़ाई हो रही थी। तो जब ये शाम हुई तो शाम होने के बाद जो अपोजिट टीम के जो मेंबर्स थे वो दूसरी टीम वाले लोगों के पास जाके उनसे पूछते थे कि मतलब तुम ठीक हो, तुम्हारे ज्यादा लगी तो नहीं। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि वो लोग एनिमीज तो थे ही बट वो अपनी ह्यूमैनिटी को कभी नहीं भूलते थे। तो ये सब रूल्स रेगुलेशंस, किंग की ड्यूटीज और जो किंगडम में रहने वाले लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ इसमें मेंशन था अर्थशास्त्र में। ऑलराइट, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेडिवल टाइम। तो मेडिवल टाइम में देर इज वन ऑथर, उनका नाम है अल बिरूनी। इन्होंने एक बुक लिखी थी किताब उल हिंद। अब इस बुक में क्या था, इस बुक में ये था कि व्हाट इंडिया सेज अबाउट वेदर एक्सेप्ट बाय रीजन और रिफ्यूज्ड, कि इंडिया में जो इतने अलग अलग तरीके के रीजन्स हैं, मतलब लोग अपना ही अपना अब वो करते हैं कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं ये रिचुअल फॉलो करूंगा, मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें बताई गई थी इस बुक के अंदर, मतलब काफी डिबेट्स भी थे इस बुक के अंदर। तो ये इन्होंने क्वेश्चन मतलब इस बुक में पूछा था कि ये क्या इंडिया इसके बारे में रिफ्यूज करता है या फिर इसको एक्सेप्ट करता है। ये बुक पढ़ने में भी काफी इंटरेस्टिंग है। देन आफ्टर दैट मेटकेल्फ, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट दिया था 1810 के अंदर कि द इंडिया विलेज कम्युनिटीज वर लिटिल रिपब्लिक having nearly everything they wanted within themselves and their notion of Indian village। मतलब इन्होंने बोला था कि विलेज जो है वो अपने आप में संपूर्ण है, इन द सेंस उसके पास सब कुछ है। हर एक तरीके जो चीज हम एक सिटी में ढूंढते हैं वो विलेज के अंदर भी है, बस वो थोड़ी फैसिलिटीज की कमी पड़ जाती है। लेकिन विलेज वाले अपने आप को मतलब ऐसे एक संपूर्ण या फिर बिल्कुल बनाने के लिए वो सब चीजें अपने आप में करते हैं, भले ही वो छोटे लेवल पे हो। तो वही इन्होंने बताया था कि विलेज जो है वो एक रिपब्लिक है अपने अंदर ही। तो ये उनके थॉट्स थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की, तो हमारी डायनेस्टीज पे डायनेस्टी आती गई। मतलब कुछ राजाओं ने रूल करना शुरू किया, फिर वो राजा को उससे लड़ाई हुई, उस राजा को हराया, उसने रूल करना शुरू किया। तो डायनेस्टीज पे डायनेस्टीज आती गई, रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन होते गए, बट हमारा विलेज कभी भी एक अर्बन फॉर्मेट पे नहीं चेंज हुआ। अब जब भी हम कोई नई चीज देखते हैं तो हम बहुत फैसिनेट हो जाते हैं कि वाओ कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा अपने आप को कैरी आउट करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ फैशन अगर मैं बात करूं तो अब ये चीज भी जो जब ये इतनी सारी चीजें हो रही थी हमारे इंडिया में, तो विलेजर्स ने भी तो सोचा होगा कि हम ऐसी लाइफ क्यों जिए जहाँ पे हमारे पास सारी चीजें प्रोवाइड नहीं है, फैसिलिटीज। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना अस्तित्व, अपना नेचर नहीं चेंज किया। दे जस्ट बिकम व्हाट दे आर। उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे अर्बन पीपल की तरफ नहीं चेंज किया, वो जैसे थे वो वैसे ही रहे। इसके बाद इन द कॉलोनियल डिस्कोर्स द इंडियन विलेज वाज डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और कास्ट सिस्टम। अब इन दो पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो पॉइंट्स आगे चल के हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स में भी आएंगे, बट ये पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाते हैं विलेज का। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट है। अब वो किस टर्म से सेल्फ सफिशिएंट है? तो वो एक डिवीजन ऑफ लेबर कि भाई तुम्हारा काम ये है तो तुम यही करोगे, तुम ये करोगे और तुम वो करोगे। और कास्ट सिस्टम है कि मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कास्ट के लोग नहीं रहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, और वो अपने रिचुअल्स को उसी तरीके से फॉलो करते हैं, उसी मन से फॉलो करते हैं जैसे बाकी सब करते हैं। समझ आया? हम्म। हाँ।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने 2 पेजेस एक्सप्लेन कर दिए. कुछ क्वेश्चन? All right. Each village was an inner world, tradition, community, self-sufficient, and in terms of their economy, patriarchal governance. अब हर एक विलेज के अंदर अपने अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं. जैसे कि अगर हम लोग असम के विलेज की बात करें तो उनके अपने अलग ट्रेडिशन होंगे. हिमाचल के विलेज की बात करें तो उनके अपने अलग ट्रेडिशन होंगे. वहीं अगर हम लोग हरियाणा के विलेज की बात करें तो उनके अलग ट्रेडिशन होंगे. तो कितना यूनिक है ना ये, कि मतलब इंडिया में विलेज में भी इतनी सब कैटेगरीज हैं कि उनके अपने अलग अलग कितने सारे विलेज वो ट्रेडिशंस हैं. अब वो सेल्फ सफिशिएंट अपनी इकोनॉमी के रिलेटेड भी हैं और पेट्रियार्कल के रिलेटेड भी हैं, साथ ही में उनकी गवर्नेंस से रिलेटेड भी हैं. ये पेट्रियार्कल मतलब मेंस रूल. हमारी सोसाइटी में यूजुअली मेंस रूल ही चलता है. साउथ की तरफ में देयर इज अ वुमेन्स रूल, बट यहाँ पे देयर इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. ठीक है. उसके बाद the governance is surrounded by an outer one of the outer hostile village and a despotic government. अब ये despotic government क्या होता है? ये होती है एक dominant one. अब राजा तो वही बनेगा जो dominant होगा और राजा का बेटा ही राजा बनता है. ये एक चली आ रही थी, मतलब पहले से ये साइकिल की ऐसा ही होगा. तो यही डेस्पोटिक गवर्नमेंट बनती थी वहां पे कि राजा का रूल ही फॉलो होगा, जो राजा कहेगा वैसे ही सब चीजें होनी चाहिए. अगर आप बैक इन हिस्ट्रीज आप पढ़ोगे ना थोड़ा सा, तो आपको ऐसे ऐसे राजा मिलेंगे वहां पे जो आधे तो पागल थे, अगर मैं बताऊं तो. मतलब उन्होंने ऐसे काम किए हैं अपनी लोगों के साथ कि इतने लोग मरते थे, वो भी उनके ऐसे पागलों वाले कामों की वजह से. काफी ऐसे राजा थे और काफी बहुत अच्छे भी थे. उनमें से एक का एग्जाम्पल अकबर है. अकबर बहुत अच्छा राजा था. तो ऐसे काफी सारे आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस. उसके बाद देयर इज अनदर सोशियोलॉजिस्ट दैट इज कॉल्ड एज B.H. बेडेन. अब इन्होंने अपनी एक बुक बनाई थी. बुक का नाम था लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इस बुक की इन्होंने 3 वॉल्यूम्स बनाई थी. नॉट इवन सिंगल वॉल्यूम, ही इंट्रोड्यूस 3 वॉल्यूम्स ऑफ द सेम बुक. अब उस वॉल्यूम्स में उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया था. अब ऑब्वियस सी बात है, हम विलेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने भी बुक में विलेज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया होगा. बट नहीं, इन्होंने उसका डाटा था उस बुक में, बट उसके अलावा काफी सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें थी कि जो विलेज है उसका नेचर क्या है और उसका रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द स्टेट, कि जो हम रिसोर्सेज विलेज से कलेक्ट करते हैं हमारे लिए वो क्या क्या चीजें हैं, और उसकी डिमांड ओवर द टाइम ऑफ रिसोर्सेज कितनी बढ़ रही है. डिमांड अभी भी कितनी बढ़ रही है. अब हम कोविड का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो कोविड के ड्यूरेशन पे जब इतना हाई पीक पे कोविड आ गया था तो सब लोग कहाँ जा रहे थे? गांव में तो जा रहे थे सब, क्योंकि वहां पे सब फ्रेश एयर और ये कोविड का खतरा भी बहुत कम था उधर. तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि डिमांड इसकी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है. तो यही इन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किया था. उसके बाद देयर आर 2 मोर सोशियोलॉजिस्ट. फर्स्ट इज हेनरी मेन एंड बेडन. इन लोगों ने काफी रिसर्च किया. तो इन्होंने किस एस्पेक्ट पे रिसर्च किया था विलेज के? तो इन्होंने रिसर्च किया था अबाउट विलेज लेवल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल वेरिएशंस ऑफ विलेज. अब विलेज लेवल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये होता है कि किस तरीके से एक राजा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है, वो स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है. तुम इतना मतलब ये विलेज तुम चला रहे हो तो क्या प्रोसेस क्या है तुम्हारा वो चलाने का. अगर हम लोग अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे में स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन उसके बाद ऊपर गवर्नमेंट्स होती हैं. तो ये एक प्रोसेस होता है कि इफ तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं बना तो तुम अपर उसके पास जा सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स लेके. तो इन्होंने इस पे भी रिसर्च करी जो कि उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. Then he also they both also read about regional variation of village, कि बेसिकली कितने कितने इसमें कल्चर हैं और कल्चर की क्या क्या उसमें खासियत है, क्या ऐसा कुछ न्यू है उसके अंदर. तो ये दोनों चीजें उन्होंने रिसर्च करी थी. उसके बाद थोड़ा सा आगे बस. But the direct attention goes towards the internal politics and conflict at village level. अब जो इंटरनली जो बेसिकली लोगों ने क्या मतलब इन दोनों ने क्या फोकस किया कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, वो किस तरीके से अपना काम चलाते हैं. तो जब उन्होंने ये सब चीजें रिसर्च करी तो उनको बेसिक पॉइंट्स पता है क्या मिले थे,
कि यहाँ पे बहुत इनइक्वालिटी है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है और डिविजननेस है। ये 3 पॉइंट्स इन्होंने फोकस आउट करे थे व्हाइल दे गो इन डेप्थ। जब ये लोग डेप्थ में जाके इन्होंने पूरा रिसर्च किया कि हाँ तो बहुत इनइक्वालिटी भी होती है। ये देखने में तो जहां हमने वो पॉइंट्स हमने पढ़े थे डिवीजन ऑफ लेबर, तो वो पॉइंट्स सुनने में तो ऐसे लग रहे थे कि हाँ विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट बॉडी है, बट उसके अंदर भी इनइक्वालिटी प्लेज अ मेजर रोल। समझ में आ गया? Pranjal, what's divisiveness? डिविजननेस इन द सेंस कि मैं डोमिनेंट कास्ट हूँ तो मैं ऊपर ही रहूंगी, मैं नीचे नहीं आने वाली। और अगर तुम लोअर कास्ट हो तो तुम लोअर ही नीचे ही रहोगे, और जो काम तुम्हें मिला है तुम्हें वही करना पड़ेगा। दैट इज डिविजननेस। यहाँ पे डिविजननेस डिवाइड होती थी चीजें कि मैं बिलोंग करती हूँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसका, तो वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू, अब क्या हुआ जब और सब चीज इन्होंने रिसर्च किया, तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी का इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो? पहली प्रॉब्लम थी फेमाइन, दूसरी थी रॉइट्स, तीसरी लैंड एलिएशन, फोर्थ वायलेंस, फिफ्थ इज पॉपुलेशन। अब फेमाइन में क्या, फेमाइन क्या होता है? फेमाइन होते हैं बेसिकली ऐसे डिजास्टर जो कि मैनमेड और नेचुरली दोनों तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। अब मैनमेड कैसे क्रिएट होते हैं ये? तो excessive use of pesticides and fertilizer that lead towards a lack of transport and communication facilities. अब उस टाइम पे क्या हुआ था 19th सेंचुरी की ड्यूरेशन में हमारी वर्ल्ड में लाइक पहली बार HIV सीड्स का वो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था HIV सीड्स। तो लोगों को इतना पता नहीं था कि हाउ टू यूज दीज सीड्स, तो उन लोगों ने HIV सीड्स को यूज किया, साथ में उन्होंने इतना फर्टिलाइजर्स का यूज किया कि जो वो लैंड है वो दोबारा से कोई चीज ग्रो करने लायक बची ही नहीं। तो जब उस लैंड पे हमने एक बार उगा दिया, जैसे हमने गेहूं उगाया, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ इयर्स हम दोबारा उस पर वो काम कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये किस तरफ लीड ले रहा था? ये लीड ले रहा था हमारे शॉर्टेज ऑफ फूड की तरफ। तो ये हमारे मैन मेड के थ्रू हुआ था, मैन ने ही तो ये सब चीजें गलत करी थी। वहीं अगर मैं नेचुरली बताऊं तो नेचुरली अगर जैसे कि रेनफॉल हो गया और हमारी सुनामी आ गई, तो ये सारे रीजन थे नेचुरल की तरफ। सुनामी के साथ साथ कुछ एरियाज में ड्रॉट भी पड़े थे, तो ये सब फेमाइन की वजह से हुआ था। उसके बाद अगर मैं रॉइट्स की बात करूं, तो जो रॉइट्स है, लोगों ने क्या किया, अपने अपने वो, अब जब गांधी जी का टाइम पीरियड चल रहा था, गांधी जी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। तो गांधी जी ने सबको इतना जागरूक बना दिया था कि भाई तुम अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाओ, जो तुम्हारा अधिकार है उसके लिए बोलो। तो हर एक पॉइंट पे लोग शुरू हो गए कि फीमेल इक्वालिटी होनी चाहिए, साथ में दलितों को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो सब लोगों ने अपने अपने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। अब ये प्रोटेस्ट अगर मैं आज के प्रोटेस्ट से लिंक करूं तो वो बिल्कुल सेम है। आजकल प्रोटेस्ट कौन सा चल रहा है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अगर आप देखो, रोज डेली न्यूज आती है कि कितने लोगों को वो कितनी बुरी तरीके से मारते हैं, लाइक वो लिटरली उनको हाथ पैर काट के लटका देते हैं। तो यही चीजें भी उस टाइम पे भी हो रही थी। इस तरीके से बहुत लोग मर रहे थे रॉइट्स के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैंड एलिनेशन। ये टॉपिक क्या है? हुआ ये था कि जब BR अम्बेडकर हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, तो उन्होंने काफी लैंड जो थी वो लोगों को प्रोवाइड कराई थी, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। उनको काफी लैंड फ्री में दी गई थी कि तुम इन लैंड पे अपना अपना अनाज उगाओ और लोगों को दो, नॉट इन फ्री कॉस्ट बट उनको दी गई थी, क्योंकि उनके पास इतना काम नहीं था, वो अपने आप को सप्रेस फील कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, पंजाब के कुछ लोगों ने, पंजाब का एक प्रॉपर ग्रुप था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उस ग्रुप ने क्या किया, उस ग्रुप ने उनकी लैंड को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया। तो जब उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, तो 19th सेंचुरी के ड्यूरेशन में जो गवर्नमेंट थी, दैट इज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई गेस, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उन लोगों को उनकी लैंड वापस दिलाने की कोशिश करी, मतलब वापस दिलाई। जब वापस दिलाई, उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में
बहुत सारे जो पंजाबीज थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मारना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत लोग मरे थे। स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट से थे उनको तो उन्होंने नहीं छोड़ा, इतनी बुरी तरीके से मारा था उन लोग को। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, अब नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन। वायलेंस इज, ये सब पॉइंट्स पे तो आपने देख ही लिया कि वायलेंस किस तरीके से रेज हो रहा है। अब पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है ये मैं ऐसे ही नहीं बताना चाहती हूँ, देर इज अ स्पेसिफिक थ्योरी। तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, ताकि आपको प्लस मार्क्स मिल जाए, तो ये थ्योरी इसमें मेंशन नहीं है वैसे नोट्स में, वो थ्योरी मेरी 11th 12th क्लास की एक बुक में है, उसमें काफी अच्छे से पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उसे लिख भी सकते हो, आपके लिए प्लस पॉइंट है ये। तो ये थ्योरी को बताने के लिए, अच्छा पहले तो मुझे आपको सब समझ आ गया जो मैंने पीछे बोला? हाँ देन आई विल स्टार्ट विद द थ्योरी। ठीक है, तो मैं थ्योरी बताऊं अब? हाँ बोलो। ठीक है, तो इस थ्योरी को समझने के लिए देयर इज अ टू स्पेसिफिक टर्म दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट आर दीज टू स्पेसिफिक टर्म्स? द फर्स्ट वन इज बर्थ रेट एंड द सेकंड वन इज डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, कि मतलब पर 1000 में से आज कितने लोगों का बर्थ हुआ है और पर 1000 में से आज कितने लोगों की डेथ हुई है। तो ये डेली बेसिस पे एनालिसिस होता है और लास्ट में इसका बर्थ रेट और डेथ रेट निकलता है कि इस ईयर में इतने लोग मरे हैं और इस ईयर में इतने बेबीज बॉर्न हुए हैं। ऑलराइट, अंडरस्टैंड? समझ आए द पॉइंट्स? यस। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी का नाम है द मैल्थ्यूजियन थ्योरी। ये थ्योरी हमारी दी गई थी रॉबर्ट मैल्थ्यूस ने, थॉमस रॉबर्ट मैल्थ्यूस के थ्रू हमारी ये थ्योरी दी गई थी। अब मैल्थ्यूस जो थे उन्होंने इस थ्योरी को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज पॉपुलेशन which will refer to people, and the second one is means of distribution which will refer to land or agriculture. इन द सेंस इन्होंने 2 पोर्शन में डिवाइड करी थी, फर्स्ट इज पीपल एंड सेकंड इज लैंड। अब इन्होंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू हिम population can grow uncontrollably, it grows in geometric progression। अब geometric progression क्या होता है? geometric progression का बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो उसमें 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32। ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या? एक सेकेंड, ये विजिबल है जो मैंने थोड़ा सा बनाया? हाँ, तो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? 2, हाँ 2 के बाद 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16 के बाद 32 और 32 के बाद 64। मतलब इस प्रोसेस में बढ़ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यहाँ पे डबल हो रहा है, 4 के बाद डबल हो रहा है, 8 के बाद भी डबल हो रहा है, और यहाँ पे सब डबल ही, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ह्यूज बढ़ रहा है। तो इन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोलेबल है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़े ही चले जा रही है और हमें इसके एक प्रॉपर इसको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ लीड ले लेगी। तो इन्होंने पॉपुलेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू समझाया था। उसके बाद इन्होंने लैंड को किस तरीके से समझाया? इन्होंने बोला कि जो लैंड है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है? वो होता है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नंबर किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं और वहीं पे नंबर डबल तरीके से इंक्रीज हो रहे थे। तो एट द एंड इन्होंने ये बोला कि हमारे पास जो लैंड है, लैंड हमारे पास बहुत कम है, वहीं लोग इतने अनकंट्रोलेबली बढ़े चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लीड करेगी। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने फिर जब ये थ्योरी बताई कि इस तरीके से थ्योरी पैटर्न में है, तो इन्होंने 2 सॉल्यूशंस भी बताए थे। अब वो कौन कौन से सॉल्यूशंस थे? तो पहला सॉल्यूशन था दैट इज पॉजिटिव चेक, दूसरा इज प्रिवेंटिव चेक।
तो पॉजिटिव चेक में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोग मरते हैं। मेन मोटिव तो हमारा ये है कि लोग कम हो, तो लोग कम किस रीजन से हो रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक में इंक्लूड क्या करता है हमारा, नेचुरल डिजास्टर, फेमाइन आ गया, सुनामी आ गई, तो ये सब चीजें जब हुई तब लोग मरना शुरू हो गए। और दूसरा है प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक में क्या होता है कि लेट मैरिजेस कराओ लोगों की। पहले के टाइम पे तो हमें पता है कि कितनी जल्दी लोग शादी करवा देते थे बच्चों की, एट द एज ऑफ 14 और इसमें। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव चेक हम इस तरीके से करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, और साथ में यूजिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये सब चीजें भी अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, दे विल यूज इट। तो ये दो इन्होंने पॉइंट्स और सॉल्यूशंस बताए थे। समझ आया? हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ पॉइंट समझ नहीं आया तो बता दो। ठीक है, ऑलराइट। सो उसके बाद दीज थिंग्स शेक द सिंपलिसिटी व्हाइल अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलेज इंडिया। थोड़ा सा पीछे है शायद, बस यहीं पे राइटिंग थोड़ी गंदी है तो कॉपरेट कर लेना। ठीक है, तो दीज थिंग जब ये चीजें हुई, इतना सब कुछ हुआ, तो ये जो सोशियोलॉजिस्ट थे भाई, ये तो कोने में पड़े हुए थे, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है, अब हम क्या पढ़ें क्या समझें इसमें। नाउ अब क्या होता है, मैं दो व्यू पॉइंट्स की बात करूंगी, दो व्यू पॉइंट्स अबाउट B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे। तो इसमें क्या हुआ था, जो हमारे गांधी जी हैं वो गांव से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। ये आगे है शायद, नहीं है ये। हाँ, तो जो गांधी जी थे उनका कहना ये था कि इंडिया जो है, इंडिया सोल लिव्ड इन द विलेज, कि इंडिया की जो सोल है वो विलेज में है। विलेज को कंसिडर करो, लोग विलेज को कंसिडर नहीं करते थे, बट ही वांट्स कि विलेज को कंसिडर करो, वही सोल है तुम्हारे इंडिया की। तो उन्होंने कहा था कि ही इमेजिन दैट एवरी विलेज वुड बी रिपब्लिक और पंचायत सेल्फ सस्टेन्ड। इनका कहना ये था कि हर एक विलेज सेल्फ रिपब्लिक होना चाहिए, मतलब अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को केपेबल करने के लिए लायक होना चाहिए। ही वांट्स दिस। और इन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड बोला था, दैट इज ग्राम स्वराज। अब ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है? ग्राम स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, कि हम अपने रूल्स, हम अपने रेगुलेशंस, अपनी चीज को, अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को हम खुद सॉल्व आउट कर सके। तो ये इन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो इन्होंने क्या कहते हैं, बेसिकली ग्राम स्वराज का एक और बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू समझाया था, जो कि बेसिकली स्टार्ट किया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती के थ्रू, लेकिन आगे चल के इट लेटर नोन बाय महात्मा गांधी, और इसको गांधी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब ये तो थे हमारे गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग बात करेंगे B.R. अम्बेडकर की। तो B.R. अम्बेडकर के क्या पॉइंट थे? B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि द विलेज इज अ कैस्पोल ऑफ फंक्शनलिज्म एंड डेन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब इन्होंने बिल्कुल धुतकार दिया था विलेज को कि विलेज एक इनइक्वालिटी है, मतलब बाढ़ है इनइक्वालिटी की, इसमें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी। इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो ये दो व्यू पॉइंट्स थे अबाउट महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर। और कैस्पोल क्या? कैस्पोल क्या है? मैंने सुना नहीं, आप क्या बोल रहे हो? कैस्पोल का मतलब क्या है? हाँ, हाँ, कैस्पोल का मतलब बाढ़, सुनामी कहते हैं इसको। मतलब मैंने नेट पे सर्च किया था कल परसों तक, अब मुझे ये पता चला था, विच मीन्स ये बाढ़ है फंक्शनलिज्म एंड डेन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, ऊपर है, हाँ ये नहीं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और, बस यही बस। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक बहुत बड़ी बहस हुई थी। तो बुक का एक लेटर है जो बेसिकली उन्होंने एक लेटर दिया था, तो मैं वो लेटर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि क्या लेटर था। वो बहुत अच्छा था, मतलब काफी अच्छी लड़ाई है इसमें। तो हुआ ये था
कि गांधी जी ने B.R. अम्बेडकर वो जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा। उस लेटर में इन्होंने कहा था, आई एम कन्विंस्ड दैट इफ इंडिया इज टू अटेन ट्रू फ्रीडम एंड थॉट and through India, the world also. Then sooner or later, the fact must be recognized that people have to live in village, not in towns, in huts, not in palaces. Crores of people will never be able to live in peace with each other in towns and palaces. They will they will then have no resources but to resort to both violence and untruth. I hold that without truth and non-violence, there can be nothing but destructions of humanity. We can realize truth and non-violence only in the simplicity of village. अब इसका अगर मैं सार बताऊं, एक छोटा सा समरी बताऊं, तो इन्होंने स्पेसिफिकली विलेज के बारे में बहुत तारीफ करी थी। इन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें पीस चाहिए ना, तो वो तुम्हें विलेज में ही मिलेगा, और इनके हिसाब से तुम्हें ट्रुथ के रास्ते पे चलना चाहिए और नॉन वायलेंस के रास्ते पर ही चलना चाहिए, और ये चीज हमारी अच्छे से डिफाइन करते हैं हमारे विलेज के लोग। तो इन्होंने यही पूरा एक्सप्लेन किया था, विलेज की भर भर के इन्होंने तारीफ करी थी। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे इसका रिप्लाई दिया था, जो कि बहुत गंदा था, क्रूशियल रिप्लाई था, बहुत अजीब सा। तो इन्होंने कहा था, the whole question is how to achieve the society and what its content should be. I do not understand why the village should necessarily embody truth and non-violence. A village normally speaks a backward intellectual and cultural, and no progress can be made from the backward environment. Narrow-minded people are much more likely to untruthful and violence. मतलब इन्होंने बिल्कुल लेजेंड वाली बात कर दी थी। इन्होंने कहा था कि भाई जो नैरो माइंडेड पीपल विलेज में रह रहे हैं, तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक ट्रूथफुल रास्ते पे चलते हैं, वो लोग नहीं चलते, और विलेज कोई नेसेसरी बॉडी नहीं है हमारी कंट्री के लिए। तो उन्होंने बहुत गंदा इनको रिप्लाई किया था। तो इस तरीके से इनकी कन्वर्सेशन हुई थी थ्रू लेटर। समझ आया? हाँ। मजा आया? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद many social scientists, many of whom were trained in Western universities or from the West initiative field to study. Basically अब क्या हुआ, अब लोगों में थोड़ी जागरूकता आई कि चलो जी, इंडियन विलेज नाम की भी कोई चीज है, इसको पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, चलो इस पे थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, थोड़ा यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफी लोग ट्रेन हुए थे स्पेशली स्टडी इस फील्ड में घुसने के लिए। तो देन इन दिस पीरियड बिटवीन 1951 to 1954, इस पीरियड के ड्यूरेशन में बेसिकली एक शॉर्ट एसे पब्लिश हुआ था अबाउट इंडियन विलेज का, जो कि लेटर एम.एन. श्रीनिवास, अब ये जो एम.एन. श्रीनिवास है, ये बहुत अच्छे सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनका नाम बहुत आता है सोशियोलॉजी में, तो ये आप थोड़ा सा टर्म याद रखना, मतलब इनका नाम याद रख देना। तो एम.एन. श्रीनिवास जो थे, उन्होंने बेसिकली लेटर जो इन्होंने क्या किया था, उस शॉर्ट एसे को एक बुक में बना दिया था, और इन द फॉर्म ऑफ बुक टाइटल एज इंडियन विलेज इन 1955। तो आप जितने भी सब चीजें आएंगी, ये बुक्स की इनोवेशन के बारे में आएंगे कि किस तरीके से बुक्स आती गई। ठीक है। तो उसके बाद हमारी सेकंड बुक आई, विच इज MC केम के थ्रू, दैट इज मेरॉइट्स बुक विलेज इंडिया, उसी सेम ईयर में। देन उसके बाद द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ रूरल प्रोफाइल बाय D.N. मजुमदार, ऑल्सो अपडेटेड इन 1955। उसके बाद फुल लेंथ स्टडी ऑफ विलेज नियर हैदराबाद इंडिया विलेज बाय S.C. दुबे 1955 में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती गई। अरे ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बुक्स का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे अब होता गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विलेज एज अ सोशल यूनिट। अब किस तरीके से विलेज सोशल यूनिट कंसिडर किया जाता है। Village social life is organized around caste, kinship, economy, politics, and region. तो basically there is a different terms जिसके थ्रू हम समझेंगे कि जो village है वो एक social unit है in terms of environment, caste, kinship, and locality. चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे उसके बाद village study from M.N. Srinivas, study of कॉर्गस टू A.M. शाह एंड I.P. दास, इन लोगों ने स्टडी करी थी थोड़ी विलेज से रिलेटेड,
जिस स्टडी में इन्होंने बताया था कि द सॉलिडारिटी मार्क्स इंटरकास्ट एंड इंटरकास्ट रिलेशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी विद इन द विलेज। सॉलिडारिटी का मतलब होता है एकजुटता। अगर हमारी कास्ट के अंदर एकजुटता होगी, सॉलिडारिटी होगी, तभी हम आगे एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे। अगर मैं जैसे मैं किसी को कुछ कहना है, यूनिटी, हाँ सॉलिडारिटी, यूनिटी है। सॉलिडारिटी, हाँ यूनिटी भी हम कंसिडर कर सकते हैं, एकजुटता यूनिटी ही कहते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इसमें इस स्टडी में ये बोला था कि एक कास्ट के अंदर सॉलिडारिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है भी, इसके थ्रू उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। वरना अगर नॉर्मली हम किसी कास्ट की बात करें, उसमें कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्री नहीं है और कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, कुछ अलग रख रहे हैं, तो वो सॉलिडारिटी वहां पे काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि लोगों के अंदर है सॉलिडारिटी। अब इन्होंने एक और सोशियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ड्यूबे, ही ऑल्सो गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू। उनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, उन्होंने बोला था village communities all over the India subcontinents had a number of common features. The village settlement as a unit of social organization represents solidarity which is different from each other in the sense कि अगर हम लोग किसी भी, मैंने जैसे पहले बताया कि हर एक सब कॉन्टिनेंट में काफी फीचर्स हैं, मतलब किसी भी विलेज में आप जाके देख लो, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर कि भाई हमारे विलेज की ये स्पेशलिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। उसके बाद डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज इनहेबिटिंग द विलेज एंड इंटीग्रेटेड ऑन इकोनॉमी, सोशल एंड रिचुअल पैटर्न। अब पर्टिकुलर कास्ट का अपना अपना रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने कास्ट सिस्टम्स होते हैं, तो वो अपने रिचुअल्स और अपने उसके साथ साथ जो पूरी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर रिचुअल है, जो कि डोमिनेंट रिचुअल अगर हम लोग कहें, तो वो उसको भी मनाते थे। अगर मैं बोलूं दिवाली, ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में थोड़ा हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो दिवाली इज अ फेस्टिवल जहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। इवन तो हिंदू मुस्लिम्स भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि उनका फेस्टिवल वो नहीं है। और कभी कभी हम भी ईद सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के फ्रेंड्स या फिर पड़ोसी या फिर ये लोग, तो वो हम उसको भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो वही इन्होंने बताया गया है कि जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में भी जो एक डोमिनेंट रिचुअल है उनको भी फॉलो करते हैं, साथ में वो अपने रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल ऑफ द विलेज कुड एंड डिड फेस द आउटसाइड वर्ल्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पैक्ट होल। अब जब वो लोग अपना सब कुछ, इतना हमने पढ़ा उनके बारे में कि इतना सब कुछ वो फॉलो आउट करते हैं, साथ ही में जब वो बाहर के लोगों को देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज पैटर्न है इन लोग का, स्पेशली अर्बन एरिया के, कि ये तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं। तो उन लोग को ये थॉट्स आते थे। ये हमारे ड्यूबे, ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे अबाउट विलेज। समझ में आ गया? Okay. ओके, सो अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। क्वेश्चन ये है कि तुम लोगों ने विलेज तो देखा ही होगा, इफ नहीं भी देखा तो मूवीज में तो देखा ही होगा। तो मुझे बताओ कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारे विलेज विलेज के लिए, क्या है विलेज? It's more peaceful than the city and there's fresh air. वेरी गुड। और कुछ मतलब क्या रिसोर्सेज तुम्हें मिलते हैं विलेज से, कुछ ऐसा? ओके, कोई नहीं बोलेगा, चलो कोई बात नहीं। सो काफी सारी चीजें हमें विलेज से मिलती हैं, एज ऑल वी नो विलेज इज अ नेसेसरी बॉडी फॉर आवर कंट्री। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है कि विलेज नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली पीस, बट इट ऑल्सो लाइज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। हमें काफी चीजें विलेज से प्रोवाइड होती हैं। पेड़ पेड़ भी बहुत सारे विलेज में ही यूजुअली होते हैं, पेपर की बात करी जाए, वेजिटेबल्स की एंड एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल व्हाट वी गॉट फ्रॉम विलेज। ऑलराइट, आर्ग्यूमेंट अबाउट विलेज यूनिट। अब श्रीनिवास जो थे, श्रीनिवास मतलब एम.एन. श्रीनिवास, he favor for about the unity of village members, but other consider and ties that village had within
आउटसाइड। अब जो एम.एन. श्रीनिवास थे, वो गांधी जी की तरह हम लोग कह सकते हैं कि वो विलेज की बहुत तारीफ करते थे, वो विलेज के फेवर में ही थे। बट बाकी सारे जितने भी सोशियोलॉजिस्ट थे वो इतना फेवर में नहीं थे, या फिर हम हिस्टोरिकन्स की बात करें, जो हिस्टोलॉजिस्ट थे, वो लोग इतना फेवर में नहीं थे इनके। वो विलेज को नेसेसरी बॉडी नहीं समझते थे हमारी कंट्री के लिए। उसके बाद लुइस एंड बेटले, दे रिजेक्टेड द इंडियन ऑफ कम्युनिटेरियन यूनिटी। उन्होंने बेसिकली ये पॉइंट, हाँ इसी का ही है, इन लोगों ने बताया था कि जो हमारा इंडिया है, उन्होंने इस, जैसे श्रीनिवास ने बताया था कि इंडिया इज अ नेसेसरी बॉडी, वो किस तरीके से नेसेसरी, उन्होंने पूरे पॉइंट्स डिस्क्राइब भी किए थे। तो इन्होंने उस बात को बिल्कुल झुटला दिया था कि ये नहीं है ऐसा, ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो तुम समझा रहे हो, ये ऐसा नहीं है, विलेज का इंटरनल पोर्शन कुछ अलग ही है। उसके बाद दे क्रिटिक्स ऑफ द यूनिटी रेसिप्रोसिटी। यूनिटी रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है बेसिकली, हाँ ये रेसिप्रोसिटी, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यूनिटी रेसिप्रोसिटी, जिसका मतलब ये होता है कि जो विलेज की एकजुटता है, जो विलेज की सॉलिडारिटी है, उस पे इन लोगों ने काफी क्वेश्चन उठाए थे, और जो कि ये कास्ट सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहे थे। अब जो बाटले थे, इन्होंने बोला था कि द सिस्टम वर्क्स द वे इट डज बिकॉज द sensations are all in the hand of dominant caste only। अब हमें पता है जो डोमिनेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, वही उसी के पास सारी पावर होगी और वही सारी पावर्स को रूल कर पाएगा। अब वही साथ में जो नीचे हमारे कास्ट, सब कास्ट के लोग हैं, उनको भी वो एक कठपुतली की तरह चला सकता है डोमिनेंट कास्ट। तो इन्होंने इस तरीके से उसको क्रिटिसाइज करते हुए बताया था, ठीक है। बट देयर इज अ टाई ऑफ रेसिप्रोसिटी, बट इट इज नॉट अ sensation of which they depend, caste can make easy use। जो अपर कास्ट है वो सारी इन सब चीजों का, जो अच्छे खासे रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, जो मतलब शान के बारे में बात करो, तो वो सब हमारी जो अपर कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है, वही इसके यूज आराम से लेती है। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट का कोई आदमी की बात करें, अगर इफ केजरीवाल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, केजरीवाल अगर बोला है कि वो यहाँ पे कैंपेन करने वाला है इंडिया में, सॉरी दिल्ली में, वो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब कैंपेन करने वाला है, तो वहां पे क्या होगा कि सब स्ट्रीट्स वगैरह साफ हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर स्टेज बनेगा, वहां पे वो कैंपेन करेगा, तो वो डोमिनेंट है, इसीलिए उसके लिए सब चीजें हो रही हैं। तो यही इसमें बोला गया है कि डोमिनेंट, जो लोग डोमिनेंट होते हैं, उनके लिए सब चीजों का इजी यूज बहुत इजीली वो लोग कर सकते हैं, कि अगर मुझे कैंपेन करना है फॉर वोट्स के लिए, तो मैं कैंपेन करूंगा, और वो लोग फिर हम लोग उनके लिए सब चीजें अरेंज करेंगे। तो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक तो नहीं है ये, हाँ लास्ट ही टॉपिक है, दैट इज कास्ट सिस्टम एंड किनशिप नेटवर्क। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कास्ट सिस्टम, जो किनशिप नेटवर्क है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कास्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो जो हमारी कास्ट सोसाइटी है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज हायर एंड सेकंड वन इज लोअर। हायर और लोअर, इनकी डिवीजन किस बेसिस पे होती है? तो इनकी डिवीजन होती है इन टर्म्स ऑफ देयर ड्रेसेस, इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्नामेंट्स, कस्टम्स, बर्थ और फूड, कि तुम किस बर्थ, किस बेसिकली किस रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो, तुम किस तरीके के कपड़े पहनते हो, किस तरीके के तुम ज्वेलरीज पहनते हो, तुम्हारा क्या कस्टम, तुम किस चीज को फॉलो करते हो, कैसा खाना खाते हो, ये सब तुम्हारी अपर और लोअर कास्ट सोसाइटी को डिफाइन करती है। अब एम.एन. श्रीनिवास ने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया था, जो ये मैंने बनाया हुआ है अजीब सा, तो यही इन्होंने डिफाइन किया था कि सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे ब्राह्मण्स आते हैं। हम इसको एक एक करके डिफाइन कर, मतलब बताऊंगी मैं कि ब्राह्मण्स कौन होते हैं, क्षत्रिय कौन होते हैं। तो सबसे पहले सबसे टॉप पे जो आते हैं वो है हमारे ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, शूद्र, और कोने में आते हैं हमारे अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब हम इनकी एक एक टर्म मतलब मैं डिफाइन करती हूँ कि कौन ब्राह्मण्स हैं, कौन क्षत्रिय हैं, कौन वैश्य हैं। तो ब्राह्मण्स कौन होते हैं? बेसिकली दे आर द प्रीस्ट और मैन ऑफ लर्निंग। प्रीस्ट मतलब पंडित,
क्षत्रिय वो होते हैं जो वॉरियर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं। वैश्य जो होते हैं वो होते हैं ट्रेडर्स, जो ट्रेड करते हैं। इसमें अगर मैं कास्ट के बारे में बात करूं तो वो गुप्ता, ठीक है। शूद्रास जो होते हैं वो क्लीनर, मतलब जो साफ सफाई करते हैं, ये उसके अंडर में आते हैं। अनटचेबल कास्ट मतलब दलित लोग, जो बिल्कुल ही नीचे आते हैं, इन सबसे नीचे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस डेफिनेशंस में, इस स्ट्रक्चर में? कुछ क्वेश्चन? दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको? ठीक है। सो उसके बाद तेवर, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन जो मैं यही टॉपिक्स बताए हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, अनटचेबल, इन सब के अंदर भी जाति होती हैं, और उन जाति में भी सब कास्ट होती हैं। मतलब देख रहे हो यहाँ पे कितनी डिविजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कास्ट हो गई, यहाँ पे अब शायद सुनैना को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दैट देयर इज डिविजननेस, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले ब्राह्मण्स, उसके बाद ब्राह्मण्स के अंदर भी जाति, और उन जाति में भी सब कास्ट। तो इस तरीके से डिविजननेस। और यहाँ पे लोगों के काम भी डिवाइडेड थे, कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सिर्फ घंटी बजाएंगे, क्षत्रिय हैं वो सिर्फ वॉर करेंगे, वो सिर्फ रूलर्स हैं, जो वैश्य हैं वो ट्रेडर्स, जो सामान का लेना देना और सारा बिजनेस डील करेंगे, और शूद्रास वो सिर्फ साफ सफाई वाले होंगे। और अनटचेबिलिटी का जो बिल्कुल शेड्यूल का, जो बाकी बच्चे कुछ काम, जैसे कि मटका बनाना, और जो मतलब पहले काम होते थे मूर्तियां बनाना, तो वो सब दलित के अंडर में आएंगे। तो इस तरीके से डिवाइडेड था। अब थोड़ा सा आगे कर दो नीचे, बस, नहीं थोड़ा और नीचे, यहीं पे थोड़ा ऊपर संस्कृताइजेशन लिखा होगा एक जगह, हाँ बस यहीं पे, ठीक है। तो एक टर्म है जो कि एम.एन. श्रीनिवास के थ्रू बनाई गई थी, विच इज कॉल्ड एज संस्कृताइजेशन। अब क्या है ये संस्कृताइजेशन? इसका मतलब है when the lower caste or tribe tries to copy intimate models of upper caste without changing their caste। इसका मतलब ये है कि, चलो पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग हीरो हीरोइंस को देखते हैं, एक्ट्रेस को देखते हैं कि वाओ इन्होंने कितने अच्छे आउटफिट पहना हुआ है, मुझे भी ऐसा आउटफिट चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सर्च करने शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑफलाइन सर्च करते हैं, हमें कैसे जैसे न जैसे करके वो आउटफिट मिल गए। अब हमने वो आउटफिट पहन लिए। इफ मैं दीपिका पादुकोण की बात करूं, मैं दीपिका का आउटफिट देखा कि वाओ शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल गाउन, तो मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह सर्च किया, और एट द एंड वो मुझे मिल गया। अब मैंने वो पहन लिया। अब वो पहनने के बाद क्या मैं दीपिका पादुकोण बन गई? नहीं ना, नहीं बनी मैं। तो यही इसमें बोला गया है कि जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के रिचुअल्स को बस फॉलो करते थे, कि मतलब किस तरीके से वो खाना खाते हैं, किस तरीके से वो ड्रिंक करते हैं, क्या उनके स्टाइल है कपड़े पहनने का, तो वो इन सब रिचुअल्स को ना फॉलो करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब तुम भाई रिचुअल्स ही तो फॉलो कर रहे रहोगे तो नीचे कास्ट की, तो यही इन्होंने डिफाइन किया था संस्कृताइजेशन में, कि कि लोग जो है वो फॉलो करते थे अपर कास्ट के रिचुअल्स को, बट वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं करते थे। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे? इट विल रेफर टू बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव सोशल स्टेटस, एंड गैप इज रिड्यूस। विच मीन्स कि अगर तुम ऐसी शान और शौकत वाली लाइफ जियोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सब तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो गैप है कि ब्राह्मण और शूद्रास के बीच का जो गैप है, या फिर दलित के बीच का जो गैप है, वो गैप भी हमारा कम हो जाएगा। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है, नीचे थोड़ा सा, इसमें डिसएडवांटेज भी है। वो क्या डिसएडवांटेज है कि जो हमारा अपर कास्ट का जो कल्चर है वो तो इरोडेड हो रहा है ना, वो मतलब ऐसे वो हो रहा है कि सब लोग जब यही फॉलो करते रहेंगे तो हमारी क्या प्रेजेंस बचेगी फिर। तो इस तरीके से वो जो अपर कास्ट है वो खुद को इंफीरियर फील कर रही थी, बिकॉज दे कॉपी देम और दे प्रैक्टिसेस। और साथ ही में वो लोग प्रैक्टिस करते थे डाउरी की भी। अब जो बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपनी बेसिकली पावर दिखाने के लिए, जैसे कि अपने उनकी बेटी की शादी करी उन्होंने, तो वो एक पूरा लैंड, एक पूरा साम्राज्य उन्होंने अपनी बेटी को एज अ डाउरी दे दिया। तो वो लोग ने क्या किया, उन लोगों ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जब ये प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू किया, दिस विल लीड टू डिक्लाइन पोजिशन ऑफ वुमेन। अब ये ऑब्वियस सी बात है, डाउरी इज नॉट अ गुड थिंग,
तो ये हमारी वुमेन की पोजीशन को बहुत डिक्रीज करती थी। ठीक है, अब ये छोटा सा टॉपिक है दैट हाउ डू दे कॉपी, दे ईट नॉन वेज, ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड प्रैक्टिसेस डाउरी। सो दीज आर द थिंग जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सब चीजें होती थी उसके अंदर। चैप्टर इज नॉट ओवर, अभी थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं, दिमाग का भजिया बन जाएगा अगर इतना सारा पढ़ोगे तो मैंने इतना समझाया है। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर पसंद आए तो हाँ हूँ बोल दो, नहीं बोलना तो चैट बॉक्स में बोल दो। सो किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। हेलो हेलो हेलो, Yeah, no questions. क्वेश्चन है? नहीं, पूछ लो यार क्वेश्चंस। किसी के क्वेश्चंस हैं या फिर मैंने कुछ समझ नहीं आया, सो गए थे क्या कोई बीच में? अच्छा आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर